हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो चीज़ें, एग्रीमेंट विद एनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए बाय लॉ। जब ये दो चीज़ हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट वुड बी मेड। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिसेस विद कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी हर प्रॉमिस या फिर हर सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि कंसिडरेशन ईच अदर, कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए। कंसिडरेशन की बात हम बाद में करेंगे। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है? एनफोर्सिबिलिटी मीन्स इट गिव्स राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ वी टॉक अबाउट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सम एसेंशियल दो टाइप के हैं। फर्स्ट जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं और सेकंड जो नहीं दिए गए हैं। जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं उन पे एक पूरी यूनिट डेडिकेटेड है, तो वो मैं यूनिट में बनाऊंगा, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बट जो नहीं दिए गए उनको मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला, 2 पार्टीज़ आर मैंडेटरी। 2 पार्टीज़ होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम। अपने आप से थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, दूसरा पर्सन चाहिए या फिर पार्टी चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसमें एक केस स्टडी है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी, यानी कि सेल्स टैक्स ऑफिसर जो था वो चार्ज करना चाहता था टैक्स ऑन पार्टनर्स हैविंग द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो रहा था ना, उसके लिए वो टैक्स चार्ज करना चाहता था। बट वो रियलाइज़ करता है कि ये दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये पार्टनर्स और पार्टनरशिप सिर्फ एक ही चीज़ है। दैट्स वाई ही फेल टू चार्ज द टैक्स। सेल्स ऑफिसर टैक्स नहीं चार्ज कर पाता है। पार्टीज़ मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। अगर मैंने अपने बर्थडे पार्टी में किसी को बुलाया तो यहाँ पे लीगल इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे सोशल इंटेंशन है। सो ये सोशल एग्रीमेंट होगा। अदर फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस। कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ भी हो सकता है या फिर बोल के भी हो सकता है, रिटन और स्पोकन। बट इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद टू मेक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वेग नहीं होना चाहिए प्लस इनडेफिनेट होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वेग नहीं होना चाहिए और इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए वो चीज़। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट परफॉर्मेंस के पॉसिबल नहीं है, दैट वुड बी अ वॉइड एग्रीमेंट। It would not be enforceable. Possibility of performance, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना तो वो एग्रीमेंट होगा विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल, क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंडिंग भी है और एनफोर्सेबल भी है, दैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
void contract. A contract, एक कॉन्ट्रैक्ट जो सीज कर जाता है एग्जिस्ट करने से बिफोर द परफॉर्मेंस. एक कॉन्ट्रैक्ट जो सीज कर जाता है यानी कि वो परफॉर्मेबल नहीं रहता है. एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट एनफोर्सिबल यानी कि वो एनफोर्सिबल नहीं रह जाता है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिबल नहीं रह जाता है, दैट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. बट वॉइड एग्रीमेंट अलग चीज़ है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो आपको पता ही होगा कि ये पहले से एनफोर्सिबल नहीं था. जो वॉइड एग्रीमेंट है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था. बट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो पहले कॉन्ट्रैक्ट था बट वो अब एनफोर्सिबल नहीं है. यानी कि वो पहले तो एनफोर्सेबल था बट अब वो एनफोर्सेबल नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ओनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टी की डेथ हो जाती है, कोई पार्टी की डेथ हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर स्टेट ने कोई प्रोविजंस निकाल दिए. मान लो कि लिकर का ट्रांसपोर्ट का वो हुआ था, मान लो कि लिकर ट्रांसपोर्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बट अब वो लिकर की जो पॉलिसीज़ है वो चेंज हो गई है और वो अब इलीगल है. अगर वो इलीगल है अब, और अब वो अगर इलीगल है, सो बेसिकली यू कैन नॉट डू इट. सो वो पहले तो वो वॉइड नहीं था बट वो अब वॉइड है, इसलिए ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के हाथ में होता है कि वो इसको वॉइड कर सकती है या नहीं कर सकती है. एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है या फिर परफॉर्म कर सकती है जो उससे एक्सपेक्ट किया गया है. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो. वैसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी तो है ही नहीं ना शुरू से, वो वॉइड एब इनिशियो होगा तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना. बट हमारी बुक में दिया गया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, सो वी आर गोना डू दैट ओनली. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड एब इनिशियो होता है और इन्फोर्सिबल नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ, जो लॉ फॉरबिड करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को. इससे कनेक्टेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ही माने जाएंगे. डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ. कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसके जो करस्पॉन्डिंग हाँ ठीक है. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो लॉ कोर्ट ऑफ लॉ ने फॉरबिड किया है करने से, एंड इसके जो करस्पॉन्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी लॉ वॉइड मानेगा, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट डिफीट करेगा प्रोविज़न ऑफ लॉ को वो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, मैटर सॉलिड है उसके अंदर, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बट वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि वो रिटर्न में नहीं है या फिर कोई साइन छूट गया, दैट्स अनएनफोर्सेबल, क्योंकि वो अब इन्फोर्सेबल नहीं हुआ है क्योंकि बेसिकली कुछ छूट गया उसमें. टेक्निकल डिफेक्ट कह सकते हैं इसको. On the basis of formation, express contract.
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि वर्ड्स में एक्सेप्टेंस और ऑफ़र दिया गया है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है वो वर्ड्स में किया गया है, और जो प्रॉमिस ये है इसे हम एक्सप्रेस कहते हैं, इसे हम एक्सप्रेस कहते हैं जो ये प्रॉमिस है इसे हम एक्सप्रेस कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पार्टीज़ के कोड ऑफ कंडक्ट को देख के किया जाता है। कोर्स ऑफ डीलिंग से किया जाता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका कंडक्ट देखा जाता है विदाउट एनी वर्ड और राइटिंग। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के अंदर, यानी कि कोई किसी और की कॉस्ट पे अमीर ना बन जाए। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि लीगली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं बट वो लॉ आप पे बाइंड कर देता है, लॉ आपको बाइंड कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी किसी भी आदमी के अगर पैसे कहीं पे छूट गए तो ड्यूटी है जो फाइंडर होगा उसको वो पैसे रिटर्न करने ही पड़ेंगे। ई कॉन्ट्रैक्ट्स कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू बना है दैट इज़ अ ई कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो एक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो एक्ट या फिर फॉरबियरेंस था वो परफॉर्म हो चुका है दोनों साइड ऑफ पार्टीज से। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसमें दोनों साइड ऑफ पार्टीज़ ने अभी अपना रोल पूरा नहीं किया है। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकता है यूनिलेटरल, एक हो सकता है बाईलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक साइड की पार्टी ने नहीं किया अपना प्रॉमिस पूरा और या फिर कर रही है, और बाईलेटरल का मतलब होता है कि दोनों साइड ने अभी पूरा नहीं किया है, अभी वो येट टू परफॉर्म है। प्रपोजल की बात करते हैं। प्रपोजल मतलब होता है कि जब एक पर्सन अदर पर्सन को अपनी एसेंट सिग्निफाई करता है। प्रपोजल मतलब कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये बताता है कि वो ये काम करेगा या नहीं करेगा। दो चीज़ हो सकती है, या तो वो काम करेगा या तो वो नहीं करेगा। उसका मोटिव तीसरी चीज़ होती है, दैट इज़ टू ऑब्टेन द एसेंट यानी कि दूसरे बंदे की मर्ज़ी, दूसरे बंदे का यस, दूसरे बंदे का आंसर एसेंट करने के लिए। सच एन एक्ट और एब्स्टिनेंस और फॉरबियरेंस इज़ कॉल्ड प्रपोजल, यानी कि मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूँ एन आइडिया, या फिर मैं कुछ प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा। बट यहाँ पे तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि मेरी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ मैं आपसे एसेंट ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका एसेंट, essential of a proposal. The person making a proposal or offer is called promiser or promisee. Essentials की बात करते हैं। जो बंदा प्रपोजल बना रहा है दैट इज़ कॉल्ड promiser और ऑफरर। सेकेंड एसेंशियल कि वो बंदा अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है किसी चीज़ को करने की या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। थर्ड, विलिंगनेस एक्सप्रेस होनी चाहिए टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। इट्स नॉट कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँ, नहीं, आपकी
आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको दूसरे पार्टी को देना है कि आपका असेंट, आपका मुझे हाँ, आपका जो यस है मुझे वो सुनना है। एन ऑफ़र कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक ऑफ़र या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि या तो मैं कुछ कर रहा हूँ दैट इज़ पॉजिटिव, या तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ एब्सटिनेंस दैट इज़ नेगेटिव। काइंड्स ऑफ ऑफ़र की बात करते हैं, हाउ मेड और टू होम मेड, एक्सप्रेस ऑफ़र, इम्प्लाइड ऑफ़र, ये हमने पढ़ लिया। जनरल ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र की बात करते हैं। जनरल ऑफ़र एक ऐसा ऑफ़र है जो पब्लिक इन लार्ज को बनाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टैंडिंग ऑफ़र, क्योंकि ये स्टैंडिंग ऑफ़र है। ये स्टैंड कर रहा है जब तक रिट्रैक्ट या फिर विड्रॉ नहीं किया जाता है। स्पेसिफिक ऑफ़र या फिर स्पेशल ऑफ़र, ये एक ऐसा ऑफ़र है जो एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक पार्टी को बनाया जाता है, नो वन एल्स कैन एक्सेप्ट इट। क्रॉस ऑफ़र, क्रॉस मतलब कि जो मैं ऑफ़र आपको दे रहा हूँ, ए पार्टी और बी पार्टी, ए पार्टी बी पार्टी को दे रही है, बी पार्टी ए पार्टी को दे रही है एक ऑफ़र, सिमिलर और आइडेंटिकल ऑफ़र है, बट डिफरेंस इज़ कि मेरे को पता है कि मैं अपना ऑफ़र दे रहा हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि उसकी साइड से सेम ऑफ़र आया है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस ऑफ़र। इन दोनों से क्या होता है कि ये दोनों ऑफ़र्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ एक ऑफ़र स्टैंडिंग रह जाता है। एंड क्रॉस ऑफ़र डजंट मीन एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर मैंने किसी को व्हाट्सएप में मैसेज किया चल घूमने चलते 6 बजे, एंड उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि चल घूमने चलते 6 बजे, ये मेरी एसेंट ऑब्टेन नहीं हुई है, मैंने आंसर नहीं दिया, इसमें भी नहीं उसमें भी नहीं, ना मैंने इसमें आंसर दिया ना उसने मुझे उसमें व्हाट्सएप में। अबे यार, काउंटर ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र मतलब कि जो पहले जो मैंने ऑफ़र दिया है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, काउंटर ऑफ़र ये होता है। इसे क्वालिफाइड ऑफ़र भी कहते हैं, यानी कि ये क्वालिफाइड है, सम कंडीशंस आर क्वालिफाइड, और मैं इसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। ऑफ़र सब्जेक्ट टू, काउंटर ऑफ़र मतलब कि किसी भी ऑफ़र में अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा सा ट्वीक या फिर चेंजेस कर दूं तो वो काउंटर ऑफ़र हो जाता है। एंड ये मैंने अब अगर मैंने ए पार्टी ने किसी को ऑफ़र दिया है बी पार्टी को, अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफ़र, स्टैंडिंग ऑफ़र मतलब होता है जो कि एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए, जो कि एक टाइम के लिए खुला रहता है। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफ़र, पहला लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की हिम्मत रखता हो, दूसरा सर्टेन हो और वेट ना हो, तीसरा इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, यानी ऑफरी को वो कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर वो ऑफरी को कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो ऑफ़र कहाँ से बनेगा। यानी कि अगर मैंने आपकी एसेंट ऑब्टेन करनी है, मैंने आपको ऑफ़र देना है, तो आपके कान में तो पड़नी चाहिए चीज़। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असिस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, तीसरी बार बोल चुका हूँ मैं कि ये मेरा होना चाहिए दूसरे पार्टी का असेंट ऑब्टेन करने के लिए। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन दे रहा हूँ, यानी कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं तो ये कर दूँगा, दैट इज़ नॉट एन ऑफ़र। इट मस्ट बी कंडीशनल, इट मे बी कंडीशनल, एन ऑफ़र मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर। ऑफ़र शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस वुड, एक ऑफ़र ऐसा कंटेन नहीं कर सकता कि अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूँगा, या फिर नॉन कंप्लायंस करोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूँगा, नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द स्पेसिफिक मैनर, अगर स्पेसिफिक मैनर में दिया गया उसी मैनर में होना चाहिए एक्सेप्टेंस। द ऑफ़र में बी द स्पेसिफिक और जनरल, ऑफ़र या तो स्पेसिफिक होगा या तो जनरल होगा, या तो पब्लिक एट लार्ज को मेन करा जाएगा या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके किया जाएगा। ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफ़र या तो एक्सप्रेस हो सकता है या तो इम्प्लाइड हो सकता है, यानी कि या तो मैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बताऊं
या फिर मैं एक्सप्रेस आपके वर्ड से बताऊँ। ऑफर इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन ऑफर, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, अ प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। सिंपल। अगर मैं इन्विटेशन टू ऑफ़र की बात करूं तो ये सिर्फ एक मेयर स्टेटमेंट है, यानी कि मैं आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ ऑफ़र करने, आप मुझे ऑफ़र करो, यानी कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मुझे ऑफ़र करो। वी आर विलिंग टू नेगोशिएट एट दिस पॉइंट बट ऑफ़र व्हेन एक्सेप्टेड इट इज़ फाइनल थिंग, मतलब ये फाइनल है। इन्विटेशन टू ऑफ़र ऑलवेज प्रिसीड्स, यानी कि ये इन्विटेशन टू ऑफ़र जो होगा वो हमेशा पहले आएगा ऑफ़र से। ऑफ़र वंस एक्सेप्टेड इज़ फाइनल, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अब। ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी कि ऑफ़र एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये मार्केट, जैसे मैं अगर कहूँ कि ये पेन की कितनी कॉस्ट है और क्या तुम मुझे बेचोगे, अगर सामने वाला बंदा सिर्फ कहता है कि 5 रुपये, डजंट मीन कि वो मुझे 5 रुपये में बेच रहा है, नहीं, ही इज़ टेलिंग द प्राइस ऑफ द, ही इज़ नॉट सिग्निफाइंग हिज एसेंट टू सेल इट। डिफरेंस बिटवीन इन्विटेशन टू ऑफ़र एंड ऑफ़र। सबसे पहले इंटेंशन टू बी बाउंड और नॉट। अगर मैं ऑफ़र की बात करूँ, यहाँ पे इंटेंशन होता है टू बी बाउंड, ठीक है। जो ऑफरर होता है वो इंटेंट कर रहा है कि मैं बाउंड हो जाऊँगा इस चीज़ से, बट जो इन्विटेशन टू ऑफ़र है वो बाउंड नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ नेगोशिएट करने के लिए। फ़ाइनल विलिंगनेस, ऑफ़र में हमेशा फ़ाइनल विलिंगनेस होती है। जब मैं किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहा हूँ, अगर उसने सामने बंदे ने हाँ कर दिया तो ये मेरी फ़ाइनल विलिंगनेस थी, बट इन्विटेशन टू ऑफ़र नहीं, इसमें मेरी विलिंगनेस है कि आप नेगोशिएट करो आके मेरे से। मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट, ऑफ कोर्स। प्रेसिडेंट टू ऑफ़र, ये ऑफ कोर्स मैंने ये भी बता दिया था। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। जब जिस बंदे को ऑफ़र बनाया था, यानी कि ऑफ़रर ने जिस बंदे को ऑफ़र दिया था, वो अपनी एसेंट को सिग्निफाई कर देता है, यानी कि वो अपने एसेंट दे देता है। प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि प्रपोजल अब एक्सेप्ट हो चुका है, फुल एंड फाइनल। एक्सेप्टेंस इज अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट, यानी कि इसमें कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस में। अगर वो एक्सेप्टेंस में कंडीशंस चेंज हो गई या फिर कंडीशंस है और एब्सोल्यूट नहीं है, अगर एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस। लीगल रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस की? सबसे पहला, ओनली कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज़ मेड, यानी कि जिसको ऑफ़र दिया गया है सिर्फ वही हाँ दे सकता है अपनी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस हमेशा अनक्वालिफाइड होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ये दो एलिमेंट नहीं होंगे, एक्सेप्टेंस होगी ही नहीं। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर सामने वाले ऑफरर को पता ही नहीं है कि एक्सेप्टेंस कर दी है मैंने, अगर मैंने चिट्ठी में लिख दिया कि एक्सेप्ट एंड मैंने वो अपने ड्रॉअर में डाल दी, दैट डजंट मीन कि वो एक्सेप्ट हो चुकी है। सामने वाले बंदे के भेजे में या फिर कान में पड़ जानी चाहिए वो बात, तब जाके वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, यानी कि प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए। अगर प्रिस्क्राइब मोड में नहीं है, कंडीशंस जो ऑफरर ने लगाई थी, यानी कि व्हाट्सएप पे भेजना, हाँ, अगर तुमने व्हाट्सएप में हाँ भेजा तो ही कि एक्सेप्ट होगी। अगर स्पेसिफिक कंडीशन वो एक्सेप्टेंस नहीं फॉलो करती है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। टाइम, 3 दिन के अंदर ये मुझे हाँ भेज देना, 3 दिन के अंदर मेरे को ये एक्सेप्ट करके बता देना, वरना फिर गया वो, फिर ख़त्म है।
मेरा साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, जैसे कि हमने ऑफ़र में पढ़ा ही था कि अगर साइलेंस रहता हूँ तो मीन करता है नो, यानी कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, जो मैं अपने कंडक्ट से बताता हूँ कि प्रीवियस कोर्स ऑफ एक्शंस की, मैंने अगर मान लो बताया कि ये अगर मैं करता हूँ ना तो मतलब कि मेरा एक्शन, मतलब मैं फाइनल कर रहा हूँ कि हाँ मुझे करना है। और अगर मैंने प्रीवियस कोर्सेज में 10 बार ऐसे कर रखा है और अब भी मैं करता हूँ, मैंने तो हाँ बोला ही नहीं, और मैं फिर मैं बोलता हाँ मैंने बोला ही नहीं, फिर मैं बोलता हूँ कि अबे यार फिर मैं बोलता हूँ कि मैंने तो हाँ बोला ही नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 10 कोर्सेज में ये दिखा दिया है, तो ये 11वीं बार हाँ ही माना जाएगा, मैं बोलूँ ना बोलूँ। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाता है जब या तो वो जो ऑफ़र जिसको बनाया गया, ऑफरी को बनाया गया ना, ऑफरी के कान में पड़ जाता है, या फिर ऑफरी पढ़ लेता है, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ ओरली तो उसके कान में पड़ गया ना, तो वो ऑफ़र कम्युनिकेट हो चुका है। या फिर जब उसने लेटर रीड कर लिया वो ऑफ़र हो चुका है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 तरीके से आता है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब होगा? मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस होगा, ये मुझे को याद नहीं है। ये बल्ले बल्ले चैप्टर खत्म।